नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आश्रम टीएसए परिवार में। दोस्तों, हम एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस ईवीएस का चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं। एक किनारे से लेकर के चलेंगे जैसे सिलेबस दिया हुआ है। ईवीएस का है, ये पर्यावरण का है चैप्टर। हमने लास्ट वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखा है। आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके उसको देखिए। हम ऊर्जा संसाधन के बारे में आज देखेंगे कि क्या है ऊर्जा संसाधन। उसे कहते हैं जो औद्योगिक इकाइयों में शक्ति में प्रयोग की जाते हैं। शक्ति के रूप में, औद्योगिक इकाइयों में शक्ति के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऊर्जा की उपलब्धता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ऊर्जा संसाधन को ऊर्जा की उपलब्धता के हिसाब से उसको दो भागों में बांटा जाता है। क्या क्या है दो भागों में, देखते हैं। परंपरागत स्रोत है एक, और एक गैर परंपरागत स्रोत है, जिसे हम अनवीनीकृत स्रोत भी कह सकते हैं और नवीनीकृत स्रोत भी कह सकते हैं। परंपरागत का मतलब होता है जो अनवीनीकृत और नवीनीकृत में नहीं बदला जा सकता। वहीं नवीनीकृत स्रोत जो है तो गैर परंपरागत है, जिसे नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। तो परंपरागत में कोयला हो गया, पेट्रोलियम, नाविकी हो गया, ये तापी हो गए, ये ऊर्जा जो है तो ये सब परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएंगे। वहीं ये सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, बायोगैस हो गया, बायोडीजल इसमें है, बायोमास हो गया, जल ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, ज्वारी ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत है। आगे हम चल करके इनको डिस्क्राइब के रूप में देखेंगे, बृहद रूप से देखते हैं इसको। परंपरागत स्रोत में है क्या क्या चीज़, ये देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों, डिवाइस से अपने हिसाब से चलता है। परंपरागत स्रोत में कोयला का सबसे पहले भंडार देखते हैं कि कोयला का क्या है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ये कहा जाता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं। वैसे तो ये मुख्य रूप से जो है तो अवसादी चट्टानों की में इसकी उपलब्धता होती है। अगर आपसे पूछता है कि अवसादी चट्टानें, कांतरी चट्टान, तो इसमें आपको सीधा सीधा बताना है कि ये कोयला जो है तो अवसादी चट्टानों से, क्योंकि ये पेड़ पौधे, जीवाश्म, वनस्पतियाँ के सड़े गले दब जाने के कारण ही इसकी जो है तो बहुत दीर्घ समयावधि के बाद जो है तो इसका निर्माण होता है। तो विश्व में भारत जो है तो कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रथम जो है तो चीन और अमेरिका है, फिर भारत। तो कोयला जो है तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, वहीं तीसरा स्थान है विश्व में, और ये अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है। कोयले में देखते हैं कि ये कोयले के प्रकार हैं और कोयले का उपनाम है कुछ, और कोयले की मात्रा क्या है, और कोयले की प्राप्ति का स्थल क्या है। एंथ्रेसाइट कोयला बहुत ही कठोर और बढ़िया किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट, वो लोहा अलग है, हेमेटाइट हो गया, सीडेराइट वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें जो है तो लोहा है। ये एंथ्रेसाइट है, ये इसमें कठोर कोयला कहा जाता है। इसे एंथ्रेसाइट कोयला को कठोर कोयला कहा जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 80 से 90% माना जाता है। वहीं इसकी उपलब्धता बहुत कम हुआ है। जम्मू कश्मीर के कारगिल के क्षेत्रों में कुछ पाया जाता है, ज़्यादातर नहीं मिलता, बहुत कम ही, रेयर ही मिलता है ये। वहीं बिटुमिनस की बात किया जाए तो ये काला कोयला कहा जाता है। 60 से 70% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। 80 से 90 उसको जोड़ी ध्यान में रखिए, और ये 60 से 70 इसको ध्यान में रखिए, कार्बन की मात्रा होती है। और इसका काला कोयला नाम है, उसका कठोर कोयला नाम है। और ये जो है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू, झारखंड में मिलता है। ज़्यादातर ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। वैसे भी जो है तो ये कोयले की खदान हमें याद रहती है कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है। इसमें जो है तो बिटुमिनस और सर्वाधिक जो है तो भारत में यही बिटुमिनस कोयला भी पाया जाता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, सर्वाधिक कोयला भी जो है तो यही बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। कहाँ? भारत में। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो भूरा कोयला कहा जाता है इसे, क्योंकि कठोर कोयला तो एक एंथ्रेसाइट हो गया, फिर काला कोयला तो ये बिटुमिनस हो गया, फिर भूरा कोयला है तो लिग्नाइट कोयला हो गया। लिग्नाइट कोयला की बात करें तो भूरा कोयला जो है तो 40 से 50% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। वहीं ये जो है तो ये ज़्यादातर गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात में पाया जाता है। तमिलनाडु में मुख्यतः लिग्नाइट कोयला जो है तो ये भारत, ऐसे नक्शा होगा तो यहाँ पे ये तमिलनाडु वाले भाग में यहाँ पर ये मिल जाता है। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु में मिलता है। ऑप्शन में दिया रहेगा तमिलनाडु। उसके बाद देखना है तो गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, असम का क्षेत्र हो गया, ये बंगाल का क्षेत्र हो गया, इधर ही जा कर के यहाँ ये पूर्वांचल के एरिया में असम का क्षेत्र मिलेगा, यहाँ मिलता है। पीट कोयले की बात की जाए, पीट कोयला सर्वाधिक सबसे निम्न कोयला माना जाता है। इसमें जो है तो कार्बन की उपलब्धता सिर्फ 40% ही मानी जाती है। ये भारत में नहीं मिलता है, इसकी अनुपलब्धता है, उपलब्ध नहीं है। तो एंथ्रेसाइट कोयला कठोर कोयला हो गया, 80 से 90% कार्बन की मात्रा, जम्मू कश्मीर के एक ही क्षेत्र में मिलता है, जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र में। बिटुमिनस की बात की जाए तो काला कोयला है, ये 60 से 70% कार्बन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है।
वही लिग्नाइट की बात किया जाए तो भूरा कोयला कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये हमारे परीक्षा के महत्वपूर्ण हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एंथ्रेसाइट कठोर कोयला हो गया, बिटुमिनस जो है तो काला हो गया, और एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में मिलता है, बिटुमिनस वहीं हो गया तो काला कोयला, और ये बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। लिग्नाइट तो भूरा कोयला कहा जाता है, और लिग्नाइट की बात करें तो तमिलनाडु में पाया जाता है। बिटुमिनस जो है तो MP छत्तीसगढ़ यहाँ प्राप्त होता है। सर्वाधिक कोयले की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। फिर भंडारण में बात की जाए तो वहीं झारखंड में मिलता है। तो अगर ये पूछता है कि उत्पादक कौन है तो छत्तीसगढ़ है। तो वहीं जैसे ही ये भारत का नक्शा बनाया ऐसे, तो ये आगे चल करके यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, और यहीं पर झारखंड। तो छत्तीसगढ़ का ध्यान रखा है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है तो सर्वाधिक उत्पादक कोयले का छत्तीसगढ़ में होता है। वहीं भंडारण की बात की जाए स्टॉक तो झारखंड में होता है। मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है बिटुमिनस कोयले में। मध्य प्रदेश का अमूमन बिटुमिनस नहीं, बिटुमिनस कोयला ही भारत में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है कोयले के लिए। वहीं कोयले की खदान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तो एक शहडोल का सुहागपुर है वहीं, और सिंगरौली तो सब जानते हैं ऊर्जा राजधानी है। तो औद्योगिक इकाइयों के लिए ऊर्जा का स्रोत, बिजली उत्पादन करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए तो ऊर्जा का स्रोत है ही कोयला, और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है तो तापीय ऊर्जा। अधिकांश जो है तो भारत में 1947 में ही सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा शुरू है, कोयले से ही बन रही है सब। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र जो है तो सिंगरौली और शहडोल, ये मध्य प्रदेश सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का है। अभी 2008 में ये ज़िला बना था सिंगरौली सीधी से अलग होकर के। वहीं सिंगरौली जो है तो ये ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं इसको, और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सिंगरौली और शहडोल यहीं जो है तो कोयला का उत्पादन होता है। ऊर्जा राजधानी कौन सी है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी? तो सिंगरौली है। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्पादन जो है तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज से होता है। अब आपको दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल कहाँ पर है और रानीगंज है। तो सर्वप्रथम जो है तो कोयला का उत्पादन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंग्रेज़ों के ज़माने में कोयले का उत्पादन हुआ था। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। हमने अभी तक तो देखा ये प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम में क्या है? वर्ष 1956 में स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम के लिए एक आयोग बनाया गया था। प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम गैस के लिए एक आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1956 में। जहाँ भी हो, स्थल में हो, जल में हो, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, उसके लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का क्या नाम था? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। उसे ONGC कहा गया। इसका मुख्यालय जो है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ONGC का मुख्यालय है। उत्तराखंड के देहरादून में है, देहरादून उसकी राजधानी है। आगे देखिए क्या है इसमें। वर्ष 1974 में तेल एवं प्राकृतिक गैस कब बना था? 1956 में। ये बहुत ही IMP है, लास्ट वर्ग 2 में भी ये पूछा गया था। और तेल एवं प्राकृतिक ONGC के मुख्यालय जो है तो देहरादून में है। वहीं इसकी स्थापना, इस आयोग की स्थापना जो है तो 1956 में हुई थी। वर्ष 1974 में तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए खोज के लिए एक IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वो आयोग तो एक अलग है ONGC जो 1956 में बना, फिर लेकिन 1974 में आगे चल करके तेल एवं प्राकृतिक गैस खोज करने के लिए कि कब और कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो IOCL की स्थापना की गई। कब की गई? 1974 में। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसको हम आगे देखते चलेंगे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। भारत में कुल 1500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें ज़रूरत है। MP टेट वर्ग 3 का ऐसे सिलेबस वाइज कहीं और नहीं मिलेगा। हम इसको खुद पढ़े हैं और खुद इसको हम ऐसे 4 किताबों से यहाँ वहाँ से कंटेंट इकट्ठा किए हैं। ऑफलाइन की कोचिंग वगैरह जो भी हैं वहाँ से जितने भी अलग अलग तरीके से पढ़ाए गए, सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके इसमें सिर्फ आपको सार दे रहे हैं। जितनी आवश्यकता है उतने हम आपको दे रहे हैं। तो भारत में कुल जो है तो 1500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। काहे के लिए? तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो ये प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, यहाँ पे तेल एवं प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं। तो 1500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। इस क्षेत्र में कुल 9 पाइपलाइन प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में कुल 9 पाइपलाइन प्राप्त होती है। 1500 किलोमीटर की बात करते हैं लेकिन 9 पाइपलाइन होती है, जिसमें से एक अजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन और वहीं मध्य प्रदेश में गुना जिला से होकर के निकलती है। भारत में पहली पाइपलाइन जो है तो असम के नाहरकटिया से बिहार गई थी 1867 में। ये तो हमें याद रखना है कि ये मुख्य रूप से देते हैं कि एक अजीरा हो गया,
विजयपुर हो गया, जगदीशपुर पाइपलाइन, ये सब पाइपलाइन जो है तो अलग अलग हैं। एक अजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में गुना जिला से होकर के गुजरती है ये पाइपलाइनें, गुना जिला से गुजरती है जगदीशपुर पाइपलाइन। भारत में जो है तो पहली पाइपलाइन जो है तो असम के नाहरकटिया, असम तो दिख रहा है ना, असम हिम्मत भारत हुआ तो ये असम चल करके यहाँ से आएगा, तो ये असम के नाहरकटिया यहाँ से आता हुआ ये बिहार में आकर के यहाँ बरेली तक आता है। कब से शुरू हुआ था? 1867 में असम के नाहरकटिया से। आगे देखते हैं कि क्या है। मुंबई हाई के बारे में आप लोगों ने तो देखा ही होगा। मुंबई हाई जो है तो मुंबई हाई शहर से 16 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यह वर्तमान का सबसे बड़ा प्राकृतिक और तेल उत्पादक दोनों है भारत के लिए। कहाँ है ये? मध्य भारत में बात की जाए तो ये गुजरात हो गया, ये मुंबई हो गया, और मुंबई और यही महाराष्ट्र, यहाँ से 16 किलोमीटर समुद्र में, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में यही क्या है, अरब सागर में ही यही मुंबई हाई 16 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में मंगला, भाग्यवम, ऐश्वर्या संभावित क्षेत्र हैं जो पेट्रोलियम के लिए हैं। हमने ये जो मुंबई हाई बताया इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही इसमें से प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ा भी है भारत के लिए। तो राजस्थान में मंगला, भाग्यवम, ऐश्वर्या, जैसे ये भारत के नक्शे की बात करें तो यहाँ से जा कर के ये भारत है तो यहाँ पे राजस्थान मिलेगा, यहाँ गुजरात के ऊपर से लेकर के। तो ये यहाँ है मंगला, भाग्यवम, ऐश्वर्या, याद रखेंगे। ऐश्वर्या तो वैसे भी याद आ जाएगी आपको। तो मंगला, भाग्यवम, ऐश्वर्या जो है तो पेट्रोलियम के लिए संभावित क्षेत्र। वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी है, तो इसमें कलोल, अंकलेश्वर, लूनेज और महसाण है, ये भी संभावित पेट्रोलियम के लिए हैं। अभी इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके बारे में जो है तो अभी हमें जानकारी नहीं है, ये संभावित संसाधन है हमारे लिए। तो राजस्थान में मंगला, भाग्यवम हो गया, वहीं गुजरात में तो कालोल, अंकलेश्वर हो गया, वहीं लूनेज और महसाण। इसमें से महसाण को जरूर याद रखिए, क्योंकि गुजरात में महसाण जो है तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये मंगला, भाग्यवम, ऐश्वर्या हो गया, कालोल, अंकलेश्वर और लूनेज, महसाण गुजरात में हो गया। वहीं मुंबई है तो मुंबई का है ही। आगे देखते हैं कृष्णा और गोदावरी के बेसिन जो है तो यहाँ प्राकृतिक गैस मिलते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के जो यहाँ कृष्णा और गोदावरी का जो एक बेसिन है, जहाँ आकर के कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है, वहीं पर प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की संभावना वहीं है। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के बीच में यहीं पे है। सैल गैस की बात करते हो तो ये कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में ही पाए जाते हैं, ये इसी संभावित क्षेत्र है, ये कृष्णा और गोदावरी में ही। अगर पूछता है तो प्राकृतिक गैस कौन सी, तो सैल गैस है। एलपीजी की बात करें यहीं पे, एलपीजी का परिवर्तित रूप सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक द्रवीकृत गैस है जिसको हम इस गैस का वाहनों के लिए भी उपयोग करते हैं। एलपीजी का इसका तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये किस किस गैसों के मिक्सअप से बनी हुई है। तो आप याद रखिएगा कि एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर की बात करता है, अगर एलपीजी सिलेंडर की बात करता है तो एलपीजी जो है तो इसमें से एक गंध निकलती है। वो किस गंध से? हालांकि ये तरंग रूप में होती है, ये लिक्विड के रूप में, लेकिन अगर ये गंध होती है, अगर निकलता है इसमें, तो एक गैस मिलाई जाती है। तो याद रखना है इसमें से कि वो गैस का नाम है मर्केप्टोन। अब मर्केप्टोन से कैसे याद रखेगा? तो गंध है, वो गंध छोड़ती है, तो जैसे ही अगर गैस फटता है तो हमारी बीपी बढ़ती है। तो बीपी से याद रखेगा, बीपी से एक ब्यूटेन हो गया प्लस प्रोपेन हो गया। तो ब्यूटेन और प्रोपेन बीपी से हो गया याद कि मिक्स इस दो गैसों से मिल करके एलपीजी बनी हुई है। और वहीं जो है तो मर्केप्टोन जो है तो जब गैस निकलेगी, गंध छोड़ेगी, तो आदमी मरने लगेगा। तो मर्केप्टोन से मरने से मर्केप्टोन याद रहेगा। तो हमको दो चीज़ एलपीजी से मिला कि एक इसका जो है तो परिवर्तित रूप सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया। और एलपीजी जो है तो बीपी बढ़ती है तो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिल करके बना हुआ है। वहीं एलपीजी जो है तो मर्केप्टोन गैस खुली, आदमी मरने लगा, मर्केप्टोन नामक गैस इसके की वजह से उसके अंदर गंध है। मर्केप्टोन गैस से ही के कारण ही उसमें गंध होती है। जो गंध, अगर गैस फट जाए तो गंध निकलती है उसकी, तो मर्केप्टोन गैस से। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात करें, वहीं
तो नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट, एल्मेनाइट आदि खनिज का प्रयोग किया जाता है। वहीं यूरेनियम जो है तो थोरियम में भारत में प्रथम उत्पादक है भारत थोरियम को। वहीं केरल में प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से, वही ऐसे झरिया झारखंड का प्रसिद्ध है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट, एल्मेनाइट का खनिजों का होना आवश्यक है। ऊर्जा का वह स्रोत जो, एक तो ये रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, और रेडियोधर्मी तत्व होते हैं तो इनको विखंडित करके ऊर्जा प्राप्ति किया जाता है। विखंडित होकर के ही ऊर्जा प्राप्त होगा। रेडियोधर्मी तत्व का विघटन एक सीरीज से में प्राप्त होता है। रेडियो तत्वों का क्या होता है, इनका जो है तो विघटन एक सीरीज के रूप में प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है कि पुनः विखंडित करके रेडियोधर्मी तत्वों को कई भागों में बांटेगा, विखंडित होकर के कई भागों में बांटेगा। ये है कहाँ कहाँ, देखिए तारापुर की बात करें, सबसे पहले तारापुर परमाणु रिएक्टर 1969 में बना है महाराष्ट्र में। सबसे पहले तारापुर परमाणु रिएक्टर, इसमें अभी जो है तो कई तापीय ऊर्जा हो गए, विभिन्न प्रकार के इसमें ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कितने मेगावाट इसमें से इस ऊर्जा से हो रहा है कि तापीय ऊर्जा है कि रिएक्टर परमाणु ऊर्जा है, इनमें से कितने मेगावाट इसमें अलग अलग तरीके से हो गए हैं फिलहाल अभी। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि तारापुर परमाणु रिएक्टर जो है तो महाराष्ट्र में 1969 में है, बना था, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा की बात की जाए तो वहीं तो ये रावत भाटा जो है, रावत भाटा कोटा राजस्थान में है। ऐसे याद रखना है कि रावत भाटा जो है तो भाटा की चोखा वगैरह वहाँ बनता है, कोटा राजस्थान में, तो रावत भाटा राजस्थान में है। काकरापारा, ये जो डांडिया वगैरह होता है तो ये काकरापारा टाइप का, इस तरह से गुजरात में याद रखना है। तो कैगा की बात की जाए तो कर्नाटक, तो वहीं नरोदा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। तो तारापुर महाराष्ट्र, अगर हम ऐसे देखें कि ये भारत है तो कहाँ कहाँ बनेगा, तो तारापुर यही महाराष्ट्र में बनेगा, ये तारापुर हो गया, तारापुर ये हो गया। यहीं गुजरात की बात की जाए तो ये गुजरात यहाँ पर है, तो गुजरात में काकरापारा हो गया, महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, गुजरात में काकरापारा हो गया। और राजस्थान इसके ऊपर है, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, तो वहाँ तो रावत भाटा है, भाटा वाले हैं। कैगा की बात की जाए तो यहीं कैगा से कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक है। नरोदा की तो उत्तर प्रदेश आपको देख रहे हैं, नरोदा है। वहीं बात की जाए अगर तमिलनाडु, तो आपको तमिलनाडु का तो वैसे भी याद रखें, कुंडन कुलम कलपक्कम, तो इसके शब्द ही आपको लगेंगे संस्कृत जैसे, तो तमिलनाडु के क्षेत्र के हो जाएंगे। चुटका तो हमें याद रखना ही है, क्योंकि चुटका तो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का तो मंडला ज़िले में है, और इसे तो याद रखना क्योंकि हम तो मध्य प्रदेश की परीक्षा को फोकस करके चल रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है। ये ज़्यादातर जो है तो गोरखपुर जहाँ लिखा मिला तो बच्चे जो है तो सीधा मार देते हैं ये उत्तर प्रदेश, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ नरोदा है, और चुटका मध्य प्रदेश में है। कुंडनकुलम कलपक्कम जो है तो ये तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम जैसे देखा, कैगा से कासे कर्नाटक के याद रखिए, और कैगा जो है तो नाटक करता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। काकरापारा तो आप डांडिया से याद रखिए कि काकरापारा डांडिया करता है, तो डांडिया तो गुजरात में होता है। रावत भाटा तो भाटा का चोखा जो है तो राजस्थान में मिलता है। और तारापुर जो है तो परमाणु महाराष्ट्र में 1969 में बना था, जब 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई थी। तो आप याद रख सकते हैं कि तारापुर परमाणु रिएक्टर है। वहीं अगर बात करें परमाणु रिएक्टर के बारे में कि परमाणु ऊर्जा के बारे में, तो 1948 याद रखना है। 1948 में क्या हुआ था कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नेतृत्व में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्हीं के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था 1948 में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे। उनके नेतृत्व में क्या किया गया कि 1954 में एक परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। क्योंकि देखिए 1948 में तो एक शुरू किया गया था परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, लेकिन एक कानून बना दिया गया, आयोग बनाया गया 1954 में, उन्हीं के नेतृत्व में, किसके, होमी जहांगीर के भाभा के, जिसका वर्ष 1967 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया था। अब 2-3 हमें याद रखना है। 1967 में नाम बदल करके रख दिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, क्या रखा गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
नाम बदल के कब बदल के रखा गया? 1967 में। 1948 में शुरू हुआ, फिर 1954 में एक आयोग बनाया गया, 1967 में उसका नाम बदल कर BARC कर दिया गया। वहीं फिर और अगर ताप विद्युत की बात करें, अगर इसी में ताप विद्युत की बात करें तो ताप विद्युत के जो स्रोत हैं वो कोयला हो गया, पानी हो गया, इस तरह से सारी चीज़ें प्रयोग में लाया करके परंपरागत स्रोतों में विद्युत का निर्माण करते हैं। और ताप विद्युत तो आपको पता ही है, तारापुर में परमाणु ऊर्जा तो है ही है, साथ ही तारापुर में भी जो है तो लगभग महाराष्ट्र में ही है। और ये तापीय विद्युत भी महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में। और ताप विद्युत का जो परियोजना का भारत में कुल उत्पादित बिजली है वो सर्वाधिक है। ताप विद्युत, तापीय विद्युत अगर पूछता है तो वो कोयले से ही निर्मित होती है और लगभग 60% योगदान किसका है? तापीय विद्युत का। आगे हम चल करके देखेंगे ये जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, अब ये परंपरागत नहीं है, ये नवीनीकृत हैं, इनको हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं कुछ प्रयास करके, संसाधन को संरक्षित करके। तो हम गैर परंपरागत स्रोत के बारे में देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये MP वर्ग 3 का ऐसे कंप्लीट किसी जगह नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिल रहा। देखिए मैं कई जगह ढूंढ करके देख लिया, मैं खुद कई किताबों से, खुद के अनुभव से ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रख रहा हूँ। किताबों में भी बहुत सारा डीप दिया है, उतना हमें नहीं पढ़ना है कि क्योंकि सिलेबस इतना डीप में नहीं, सिलेबस इतना बृहद है कि डीप में जाएंगे तो फिर कवर नहीं हो पाएगा कुछ। तो सौर ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत जो है तो नवीनीकृत स्रोत है। तो सौर ऊर्जा के बारे में हम क्या देखते हैं? सूर्य द्वारा जो प्राप्त होने वाली विकिरण को सौर सेलों के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हमें सूर्य से प्राप्त होते किरणें मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है सूर्य से, ऊष्मा मिलती है, तो उसे क्या करते हैं सोलर पैनल वगैरह लगा करके सौर सेलों से उसके माध्यम से उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिएगा आगे, इन विकिरणों की उत्पत्ति से सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों नाभिकीय संलयन के बारे में ज़्यादा नहीं जाइए कि उसमें प्रक्रिया किस तरह से होती है, हमें इसे इतना देखना है कि इन विकिरणों को जो है तो सूर्य से नाभिकीय संलयन की एक क्रिया के माध्यम से होती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। हमने तो सौर सेलों से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में ISA 2015 में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कहाँ होती है? गुरुग्राम में। कहाँ है ये गुरुग्राम? ये हरियाणा में। इसके सदस्य जो हैं तो लगभग 120 सदस्य थे। इसमें मीटिंग हुई भारत और फ्रांस के बीच में, समझौता हुआ ISA 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, जिसमें भारत की बात की जाए तो भारत में अब सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है तो इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे। 2000 से 2015 के बीच में इसके कार्य करने की लक्ष्य रखा गया था। इसके आगे फिर SDG भी आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो 2015 से 30 के बारे में रखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल 2000 से 2015 के बीच में काम करने की मीटिंग हुई थी इसके बारे में। वहीं धीरे धीरे अब जो है तो इसमें काम शुरू है। अब SDG भी चल रहा है। तो 17 लक्ष्य रखे गए थे। अब उसके बाद SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाले राज्य जो हैं तो राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु सर्वाधिक सौर ऊर्जा की बात करता है। वहीं परमाणु ऊर्जा तो तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा महाराष्ट्र में है। वहीं रावत भाटा की बात करें तो रावत भाटा, तो ये भाटा जो है तो चोखा मिलेगा राजस्थान में। कैगा से कर्नाटक याद रखिए। काकरापारा तो डांडिया वाले हैं तो वो गुजरात में मिलेगा। वहीं कुंडनकुलम कलपक्कम तो तमिलनाडु में ही मिलेगा ही, क्योंकि संस्कृत में जैसे शब्द दिख रहे हैं। चुटका तो मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। वहीं नरोदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। तो सर्वाधिक जो है तो सौर ऊर्जा कहाँ है? तो सौर ऊर्जा तो वहीं होगा जहाँ सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होगी। रेगिस्तान का क्षेत्र देखिए राजस्थान में, वैसे भी ज़्यादातर धूप ऊष्मा वाला क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ सौर ऊर्जा होगा। गुजरात में और तमिलनाडु में भी ऐसा ही है लगभग। हालांकि गुजरात का मौसम इतना तेज़ नहीं है, गर्मी नहीं होती जितना राजस्थान में, लेकिन अमूमन एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं तो लगभग ऐसा ही होता है। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा विकास हो गया ज़्यादा, गुजरात में बढ़िया मॉडल है। तो इस हिसाब से यहाँ सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो 6 स्थान पे मध्य प्रदेश है सौर ऊर्जा में। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सौर ऊर्जा का उत्पादन दिसंबर 2018 से प्रारंभ हुआ था और दिल्ली मेट्रो सहित 4 अन्य राज्यों में भी बिजली भेजी जाती है यहाँ से। मध्य प्रदेश की बात करें तो सौर ऊर्जा जो है तो 2018 में कब शुरू हुआ? 2018 में शुरू हुआ कहाँ? रीवा में। रीवा जिला के रीवा में
गुड़ तहसील में है ये। दिसंबर 2018 में प्रारंभ हो गया था। कहाँ गया था? दिल्ली और 4 अन्य राज्यों में भी जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सौर ऊर्जा में चौथा स्थान है। वहीं दमन द्वीप पूर्णतः सौर ऊर्जा से किया जाता है। दमन द्वीप कहाँ है? ये अरब सागर में है दमन द्वीप। अरब सागर में पूर्णतः विद्युत का उत्पादन जो भी है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पूर्णतः सौर ऊर्जा से। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपके पेपर में, छप सकता है, सीधे छपेगा, याद रखिए, सीधा छपेगा आपके क्वेश्चन ये पेपर में। दमन द्वीप जो है तो पूर्णतः सौर ऊर्जा वाला है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंदौर का कस्तूरबा ग्राम है ये, कि जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से भोजन बनाता है। पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, सौर ऊर्जा से भोजन बनाता है पूर्णतः सभी गांव के लोग। किसमें से? कस्तूरबा गांव कहाँ है? इंदौर के, जो हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। कौन है? इंदौर है। पवन ऊर्जा की बात करते हैं, वहीं तो पवन ऊर्जा की बात करें तो ये पवन ऊर्जा जो है तो आदर्श स्थिति इसकी कुछ और होगी, लेकिन 9 से 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहने वाली वायु पवन ऊर्जा हेतु आदर्श स्थिति में होती है। भारत की वायु की औसत स्थिति लगभग 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो हालांकि उत्पादन हो सकता है, तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर हवा ये लगाए जाते हैं। 9 से 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से पवन ऊर्जा का क्या होता है? आदर्श स्थिति मानी जाती है। भारत में जो है तो वायु की आदर्श गति जो है तो औसतन 12 मीटर प्रति सेकंड है। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जो है तमिलनाडु में होता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो देवास जिले में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? देवास जिले में होता है ऊर्जा। और सर्वाधिक जो है तो पवन ऊर्जा कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका संयंत्र, एक तो पवन ऊर्जा का कहाँ लगा है? पवन ऊर्जा मध्य प्रदेश में संयंत्र देवास जिले में। और ये जो है तो टरबाइन वगैरह लगा करके इसका उत्पादन निर्माण किया जाता है। आगे हम भूतापी ऊर्जा के बारे में देखते हैं क्या है। हमने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में देखा, अब आगे हम देखेंगे भूतापी ऊर्जा के बारे में कि भूतापी ऊर्जा में क्या है। भूमि के आंतरिक भाग से किसी जल स्रोत के माध्यम से क्रमिक रूप से निकलने वाली ऊष्मा को भूतापी ऊर्जा का। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर ज्वालामुखी फटती है, तो ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से गैस निकलती है, लावा निकलता है, मैग्मा तो अंदर ही रहता है, वो बहुत सारे से जलवाष्प हो गए, सब सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है, तो ये ऊर्जा ही है। यही भूतापी, जो ज़मीन के अंदर से ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है? भूतापी ऊर्जा होती है। ज्वालामुखी फटने के बाद उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वही है। उदाहरण की बात की जाए तो सर्वाधिक रूप से जो है तो कश्मीर में कहाँ है? एक पुंगा घाटी, याद रखना है कि कश्मीर में पुंगा घाटी है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ये मणिकर्णिका, भितरकणिका आपका उड़ीसा वाला ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मणिकर्ण है। मणिकर्ण कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कश्मीर फिर हिमाचल प्रदेश, उसी के नीचे सीताकुंड भी, राजकुंड तो आपको याद रहेगा ही, बिहार का है ये, सीताकुंड है, राजकुंड है। अनहोनी कुंड जो है तो एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आईएमपी है, क्योंकि हम एमपी का पेपर लेकर के चल रहे हैं तो हम एमपी को भी साथ में बीच बीच में जोड़ते चले जाएंगे। तो पुंगा घाटी कहाँ है? कश्मीर में। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। ऊपर से याद रखेंगे कि सबसे पहले पुंगा घाटी है तो कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद नीचे हिमाचल प्रदेश आता है, तो मणिकर्ण हो गया। वहीं इधर बिहार आ जाएगा भारत में, तो बिहार में क्या है कि 2 हैं, एक सीताकुंड हो गया, एक राजकुंड हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक छिंदवाड़ा है जहाँ से कमलनाथ जी हैं, अनहोनी उनकी चुनावी सीट है वहाँ छिंदवाड़ा। अनहोनी कुंड वहीं है छिंदवाड़ा में ही। बायोगैस के बारे में देखते हैं क्या है। बायोगैस हमने 3 देख लिया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और भूतापी ऊर्जा हो गया। अब बायोगैस के बारे में देखना है। कई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनसे हम इस विद्युत का उत्पादन करते हैं, चाहे वो सब्जी का कचरा हो, ये कचड़े अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, पेड़ पौधे के, वनस्पतियों के कचड़े जो होते हैं, इन सब के अपशिष्ट। तो अन्य घरेलू और जो भी कचड़े हैं, तो इन सभी से क्या होता है? इन सभी चीज़ों से गैस का निर्माण होता है। वो गैस क्या है? मीथेन है। मीथेन एक गैस है जो इसे मंगल गैस भी कहते हैं, क्योंकि मंगल गैस पर ही सर्वाधिक रूप से मीथेन गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये है भारी गैस होती है, पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये 3 गैसें प्राप्त होती है किसमें? बायोगैस में। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इस गैस का उपयोग घरों में भोजन बनाने के लिए, ये बायोगैस, आप तो अगर आपको गोबर गैस के बारे में याद हो तो ये बायोगैस भी वही चीज़ है।
गोबर गैस। इस गैस का उपयोग कर घरों में भोजन पकाने हेतु अन्य घरेलू जो भी है अन्य घरेलू में भी यूज कर सकते हैं। भोजन बनाने में संयंत्र का यूज कर सकते हैं। तो भोजन बनाने के लिए नहीं, ये ऊर्जा है तो आप और तरह से इसका घरों में यूज कर सकते हैं। बायोडीजल की बात करते हैं वहीं तो बायोडीजल जो है तो बायोडीजल मुख्यतः रतन ज्योति नामक पेड़ से प्राप्त होता है। वहीं अगर बायोडीजल की बात की जाए तो सिर्फ रतन ज्योति से नहीं, पिंगनिया, एक पिंगनिया पौधा होता है उनमें से भी प्राप्त होता है। एक का क्या है, पिंगनिया, रतन ज्योति तो है जिसका वैज्ञानिक नाम जेट्रोफा होता है। एक रतन ज्योति हो गया और ये पिंगनिया, और एक कारकस, एक पिंगनिया हो गया, कारकस हो गया और एक रतन ज्योति तो है। ये सब क्या हो जाते हैं, इन्हीं पेड़ से इसका निर्माण किया जाता है बायोडीजल का। वहीं आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में ये पाया जाता है सर्वाधिक रूप से। मध्य प्रदेश की बात करें तो मंडला जिला में, मंडला जिला जंगल वाला क्षेत्र है तो वैसे भी रतन ज्योति जंगलों में ही पाई जाती है, उगाई जा रही है वहाँ पे ज़्यादातर। इस गैस के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। तो बायोडीजल से तो हमने रतन ज्योति का जेट्रोफा वैज्ञानिक नाम है। ये सीटेट में भी पूछा गया, इसको जरूर ध्यान में रखिए जेट्रोफा को। रतन ज्योति जेट्रोफा में मिले, जेट्रोफा इसका वैज्ञानिक नाम है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं वहीं समुद्र के स्थल पर सूर्य एवं चंद्रमा, ज्वारीय ऊर्जा जो होता है समुद्र के स्थल पर देखें सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण बल के कारण जल सतह में उठाव को ज्वार कहते हैं। और गिरते हुए जल को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो गिरता हुआ है तो ये उसे क्या कहते हैं, भाटा। ऊपर गया उठाव को क्या कहते हैं कि वो ज्वार हो गया, वहीं नीचे गिरता हुआ है तो उसको भाटा कहते हैं। इन्हीं समुद्री लहरों के ऊपर नीचे उठने के दौरान प्राप्त ऊष्मा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल, वहीं ज्वार के बारे में बात की जाए अगर ज्वारीय ऊर्जा के बारे में, तो जो ऊपर की ओर उठता है जो वो ज्वार हो गया और जो नीचे की ओर गिरता है वो क्या होता है, भाटा हो गया। इन्हीं से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्राप्त ऊष्मा को ज्वारीय ऊर्जा के रूप में हम बदला जा सकता है। ये जो है तो कहाँ पाया जाएगा, पश्चिम बंगाल, ये तो समुद्री जो इलाके हैं वहीं पाए जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल यहीं है, वेस्ट बंगाल यहाँ है सर्वाधिक रूप से, गुजरात यहाँ है, आंध्रा तो ये है, ये संभावित राज्य हैं यहाँ पर। अगर यहीं और ज्वार की बात की जाए तो ज्वार भाटे की बात की जाए, ज्वार भाटे की उत्पत्ति लगभग 12 घंटे 26 मिनट में इसकी उत्पत्ति होती रहती है ज्वार भाटा का। अमूमन देखा जाता है कि ज्वार जो है तो अधिकतम एक साल में 7 बार ही आता है। कितने बार आता है, 7 बार ही आता है ज्वार। और ज्वार का भी जो है तो 2 भागों में बांटा गया, एक निम्न ज्वार हो गया और दीर्घ ज्वार हो गया। ज्वार के बारे में भी वहीं अगर देखा जाए कि निम्न ज्वार, दीर्घ ज्वार, अगर दीर्घ ज्वार के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति तब होती है जब अगर देखें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में प्राप्त हो जाए तो दीर्घ ज्वार ऐसे में उत्पत्ति होती है। और इसी जो है तो इसी जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक साथ आते हैं तो युति और व्युति कहा जाता है इन्हीं को, जब एक लाइन में आते हैं। युति क्या होता है, युति हालांकि हमारे में ये नहीं है अभी इसमें, लेकिन जानना जरूरी आगे है, इसमें सिलेबस में मिलेगा। तो युति जो है तो इस अवस्था में सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो होता है तो चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आता है, चंद्रमा। तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, चंद्रमा जो है तो उसको, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है इसको, और ये जो है तो अमावस्या का कारण होता है और इसे दीर्घ ज्वार का कारण भी कहा जाता है। तो ऐसे में दीर्घ ज्वार के बारे में बात करें तो अमावस्या में ही आता है सूर्य ग्रहण। और जो है तो अगर सूर्य ग्रहण के बारे में पूछ लिया कि कैसे क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी के और सूर्य के मध्य जो है तो चंद्रमा आ जाती है। और सूर्य ग्रहण का जो सर्वाधिक सूर्य ग्रहण जो है तो पूर्णतः जब नहीं दिखाई देता, सूर्य पूर्णतः नहीं दिखाई देता तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, पूर्ण। और सूर्य ग्रहण के दौरान जो होता है तो एक पराबैंगनी किरण होती है जो बहुत ही
नुकसानदायक होती है, पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक, बहुत ही कठोर मतलब नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। और सूर्य ग्रहण के दौरान एक हीरक वलय बनता है, सूर्य के किनारे किनारे एक रिंग, डायमंड रिंग जिसे कहते हैं, हीरक वलय कहते हैं, प्रकाश का चमकीला होता है सूर्य के प्रकाश के किनारे किनारे। तो युति ब्यूति का मतलब भी आप समझ लिए कि जहाँ सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा एक सीधे निशान पे आ जाए तो वो युति ब्यूति होती है। युति का मतलब होता है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, और ब्यूति का मतलब होता है कि जहाँ सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में तो आते ही हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ऐसे में ब्यूति होता है। और फिर यही जो है तो ये चंद्र ग्रहण होता है और ये पूर्णिमा के दिन होता है ब्यूति। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा हमारा ये ऊर्जा संसाधन के आज चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लेकर के आएंगे सिलेबस वाइज। अगर आपको चाहिए, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस तरह से कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप PDF की बात करेंगे तो उसको भी हम आपके साथ आपके पास पहुँचा सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अच्छा लग रहा था तो। अगर तो ये हम पेन से लिख रहे हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाइए, सफलता की गारंटी है। अगर आप कंप्यूटर वगैरह से आप दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हैं तो सफलता की हम गारंटी नहीं ले सकते। आपके घर में एक सरकारी सीट होनी चाहिए। आपके माता पिता को जय हिंद, जिन्होंने आपको अभी तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।